नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आज उत्तर प्रदेश लाइव में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ, जो कि दोबारा एक बड़ी मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। एक ऐसा प्रदेश जो करीब 3 दशक से जो है वो किसी भी सरकार को रिपीट नहीं कर रहा था, किसी पार्टी को रिपीट नहीं कर रहा था। और ऐसे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का दोबारा जीतना बहुत बड़ा एक मैंडेट जो है वो माना गया। और ये माना गया कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो जादू चला ही, साथ ही योगी की छवि ने भी बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा काम इसमें किया है। इस जीत के पीछे दोनों की जोड़ी जो है उसका बहुत जो है उसके पीछे एक बड़ी वजह जो इसे माना गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अब जैसे ही दूसरे टर्म की सरकार अब योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, तो अब चाहे मंडलों को ध्यान में रखकर काम हो, मंत्रियों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं और लखनऊ के बजाय, राजधानी की बजाय वो रहें सीधे सीधे अपने क्षेत्र में रहें, अलग अलग जिलों में जाएं, लोगों से मिलें, काम करें, रिपोर्ट्स जो उनकी लेना, तमाम तरीके का जो कार्यप्रणाली है, पूरी प्रक्रिया है काम करने की योगी आदित्यनाथ की, उसमें अब वो और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पहले टर्म में आपने देखा तो योगी आदित्यनाथ सरकार को संभालते हुए किसी तरीके से देखे जा रहे थे, बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। और हर तरीके से, खासतौर पर बात करें तो गुंडा राज को खत्म करने का दावा उनकी तरफ से बहुत किया गया। लेकिन अब अगर आप देखेंगे दूसरे टर्म में, तो इसमें एक वो सुलझे हुए मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक और खास बात ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो काम कर रहे हैं, उसमें जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे वो ये कि अब वो एक सधे हुए अंदाज में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई है दोबारा, उसके बाद से एक तो उनका कॉन्फिडेंस, और ऊपर से एक सरकार में जो उनकी जिस तरीके आप उसे कह सकते हैं कि भाई जो उनकी बात चलती है, या जिस तरीके से उनके निर्देशों का पालन होता है मजबूती के साथ, वो बहुत एक बड़ा मायने रखती हैं। और इससे इतर अब एक वो भावना के आधार पर भी अपनी एक छवि को जिस तरीके से बनने देना चाह रहे हैं, या बनने दे रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखें कि वो अपने पैतृक गांव, उत्तराखंड के पैतृक गांव में गए, वहां जाकर अपनी मां से मिले, अपने परिजनों से मिले और वहां रुके। तो इस तरीके से एक मैसेज जो है वो भी देने की कोशिश है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की राह पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, क्या ऐसा माना जा सकता है? चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लाइव में, और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जो उनकी कार्यप्रणाली है वो आगे उनको लेकर के जाएगी, और दूसरे टर्म में कैसी इमेज जो है उनकी हम बनते हुए देखेंगे। प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी साहब, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं, पहला टर्म योगी आदित्यनाथ का और दूसरा टर्म, किस तरीके से आप एक डिफरेंशिएट करते हैं, और कैसे अब दूसरे टर्म में योगी आदित्यनाथ को काम करते हुए पाते हैं? अरुण जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहले बार जब मुख्यमंत्री प्रदेश के बने थे, तो उनको अचानक उत्तर प्रदेश में एक ऐसे बड़े प्रदेश की कमान सौंपी गई, जिनको लोगों ने कहा कि अरे ये साधु संत है, क्या ये मुख्यमंत्री पद चलाएंगे और क्या उत्तर प्रदेश चलाएंगे। और ये तो अच्छा, जबकि वो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे गोरखपुर से, और गोरखपीठ के वो मुखिया थे। तो लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने कि संत है और संत क्या जाने मुख्यमंत्री पद चलाना। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24/7 प्रदेश के लिए काम किया, 24/7 उन्होंने प्रदेश की जनता, 24 करोड़ जनता के लिए काम किया, और उन्होंने एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया। देखिए, जिस तरीके से आज योगी बाबा को बुलडोजर बाबा कहा गया, मैं तो कहूंगा इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। अखिलेश यादव ने जब ये बुलडोजर वाला मामला आया तो उनको बुलडोजर बाबा कहा, खुद अखिलेश ने योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा। और अखिलेश को ये नहीं पता था कि ये बुलडोजर बाबा पूरा ये मॉडल है जो पूरे देश में एक प्रसिद्ध हो जाएगा। और कानून व्यवस्था को लेके अपराधियों और माफियाओं पे जिस तरीके से उन्होंने नकेल कर दी, और जिस तरीके से
से उनकी संपत्ति का रिकवरी की। और बाकी एक बार अभी यहाँ हजरतगंज में पीएफआई की संस्था ने यहाँ तोड़फोड़ की थी, प्रदर्शन हुआ था, उसमें प्रदर्शन वालों की रिकवरी करना, ये भी एक नया मॉडल था और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पूरे प्रदेश में और देश में लागू हुआ। तो 5 साल का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो बिल्कुल मोदी जी की कार्यशैली पे, देखिए मोदी जी ने जो जो लक्ष्य रखे थे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उसको योगी आदित्यनाथ ने अक्षरशः पालन किया। खुद फील्ड पे उतर के खुद उन्होंने जब सत्ता संभाली, सचिवालय से लेकर विधानसभा, उन्होंने एक 6 महीने लगातार उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया कि टाइम से लोगों को आना है, समय से आना है और जीरो टॉलरेंस पे काम करना है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो कोविड का और कोविड के कार्यकाल में सबसे प्रशंसनीय जो काम था वो कोविड कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ का T9 T11 जो उन्होंने टीम गठित की, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश को संभाला, विपक्ष भले ही आरोप लगाता रहा, लेकिन मोदी और योगी के विश्वास को जनता ने फिर सराहा और फिर उन्होंने सरकार सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन योगी 2 के कार्यकाल में एक विपक्ष मजबूत स्थिति में अखिलेश के नेतृत्व में उभरा और 111 विधायक जीत के आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष बिल्कुल नकारात्मक स्थिति में हो गया था, विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन योगी 2 के कार्यकाल में फिर योगी जी को सत्ता मिली, उन्होंने एक इतिहास रचा और जिस तरह वो आज पंजोर वहां गए अपनी मां से मिलने के लिए, उत्तरांचल का दौरा उनका चल रहा है इस समय, और परिवार के साथ मिलकर वो भावुक हुए। देखिए उसी पद चिन्हों में चल रहे हैं जिस पद चिन्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे थे, बिल्कुल। और आज वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कगार पे है। तो उन्होंने परिवार से अपनी दूरी बना के रखी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही स्टाइल है और यही स्टाइल और उसी स्टाइल पे बिल्कुल, और इसीलिए आज हम ये विषय रख रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या योगी मोदी की राह पर हैं, उसी राह पर, और इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय ये भी बन रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ के रूप में भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ सालों में या कुछ टर्म्स के बाद क्या प्रधानमंत्री का चेहरा भी देख रही है। ये भी एक विषय जो है चर्चाओं में बना हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। इससे पहले मनोज यादव और कौशल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज यादव सपा से हमारे साथ, कौशल मिश्रा बीजेपी से। मनोज जी आपका भी स्वागत है, कौशल जी आपका भी स्वागत है। पहले मनोज जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पिछली बार हमने देखा कि एक विपक्ष की जो भूमिका है वो उतने मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब विपक्ष जो है काफी मजबूत स्थिति में है और अब सरकार के हर कदम पर, हर काम पर जो है आप लोग बड़ी बारीकी से और पैनी नजर रखे हुए हैं और बारीकी से उसका विश्लेषण करके अपना वक्तव्य भी रख देते हैं। तो अभी जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मोदी की राह पर योगी चल रहे हैं, आपका रिएक्शन? देखिए योगी जी चाहे नरेंद्र मोदी जी की राह पे चले या जे बाइडेन की राह पे चले, इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश की महान जनता को इस बात से पड़ता है कि क्या उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस थाने में उनका एसएचओ किसी 13 साल की मासूम बच्ची की रेप करता है थाने में, क्या ये उत्तर प्रदेश का योगी 2 मॉडल है? अगर है और योगी सरकार इस सारी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी दूसरी योगी 2 की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। सत्ता मिल जाना एक मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात अरुण जी है। सत्ता मिल सकती है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी जो तमाम सारी लोग लुभावनी चुनाव के दौरान जो तमाम सारी स्कीम्स आती हैं, ऐसा इससे पहले हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं, तमाम सारे लोग इस पैनल में होंगे, कोई सरकार ऑन द चुनाव के 1 महीने 1.5 महीने पहले कोई ऐसी स्कीम नहीं लॉन्च करती थी कि जिससे जनता के बीच में उसको लाभ मिले। जो स्कीम, जो लोक कल्याणकारी काम, जो किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम करना होता था, वो काम लगातार 5 साल सरकारें करती थी। लेकिन ये वो सरकारें हैं जो 4 साल आपको भूखा नंगा रखती हैं और जब चुनाव आने वाला होता है तो आपको राशन, श्रम के द्वारा 1,500 रुपए, किसान सम्मान निधि, इस तरह की तमाम सारी लोक लुभावनी और प्रलोभन देने वाली चीजें दे के सत्ता हासिल की जाती है। खैर ये एक नया चलन है उत्तर प्रदेश में और देश में, हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। जैसा सरकार जो जिस तरह बनाना चाहे बनाए, लेकिन जनता के प्रति जो जवाबदेही है
उस जवाबदेही को अगर सरकार नहीं तय कर पा रही है हाँ। और अगर उसमें फुलफिल नहीं हो पा रही है जी। तो आप चाहे योगी जी मोदी जी बन लें और चाहे मोदी जी जे बाइडेन बन लें, उससे चलिए, कोई ये देश का भला होने वाला नहीं है। कौशल मिश्रा, अब योगी जी वो अपनी माँ से मिलने गए, अपने पैतृक गांव गए, वहीं रुके, लंबे समय के बाद वहीं पर वो रुके हैं, तो इस तरीके से क्या ये एक इमेज बिल्डिंग का एक प्रयास है और एक भावुक क्षण पैदा करने का, एक ऐसी इमेज पैदा करने बनाने का एक प्रयास है? जैसे मोदी जी को हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी समय के बाद अपने गृह क्षेत्र जाते हैं, अपनी माँ से वो मिलते हैं, और उसी तरीके से योगी जी उसी राह पर हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से मनोज जी ने कहा कि हम जब भी नापेंगे और आंकेंगे तो उसका पैमाना रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में वो कैसा है और यहाँ की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, इसको देख करके। कौशल मिश्रा, मैंने सुना लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर, योगी के लॉ एंड ऑर्डर की बात सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं, पूरे भारत देश की हर सरकारें कर रही हैं। जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में लाउड स्पीकर का मामला आता है, दूसरे प्रदेशों में सड़क पर नमाज का मामला आता है, वहीं उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है, वहां पर बिना किसी प्रॉब्लम के सारी त्योहार निकल जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर जो कानून व्यवस्था लागू की गई है उसको लागू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और जो छुटपुट घटनाएं एकाध हुई है, वो कोई भी घटना हो, किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में, चाहे थाने में कोई बात हुई हो, उसको तुरंत कानून के दायरे में ला करके उसको गिरफ्तार करके उसके अगेंस्ट कानून की कार्रवाई हो रही है। एक एक्सीडेंटल घटना के बेसिस पे पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करना, ये केवल राजनीति है। आप जिस तरह से देखिए राजस्थान में जिस तरह से हुआ, जिस तरीके से आप महाराष्ट्र में देखिए, जिस तरीके से खंड में देखिए, वहां का स्टेट देखिए और यहाँ का स्टेट देखिए, किस तरह से कहाँ की कानून व्यवस्था कहाँ पहुंची है। और दूसरी चीज, जो लाभार्थी योजना की बात की जा रही है, लाभार्थी योजना चुनाव के पहले नहीं आई थी, वो पहले से ही चल रही थी। कोविड के लिए काल में गरीबों के लिए अन्न योजना पहले से ही चल रही थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले से चल रही थी। ये कोई उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए नहीं आई थी। नल से जल की योजना हुई, घर की योजना हुई, मुफ्त राशन की योजना, ये सब जरूरत के मुताबिक चल रही थी, किसी जगह का चुनाव देख के नहीं चल रही थी, क्योंकि वो योजना आज भी चल रही है। और जब वो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो मुझे लगता है वो योजना खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। मनोज जी अपना कोई सवाल पूछे या बात रखें उससे पहले कौशल जी मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि कोई एक्सीडेंटल कोई घटना हो जाती है तो उसके आधार पर पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हम नहीं सवाल उठा सकते, लेकिन उसी पर मेरा ये सवाल है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो और योगी जी का डर जो है तमाम गुंडे बदमाशों में है, तो अपने ही पुलिस के ऊपर और पुलिस कर्मचारियों पर और पुलिस अधिकारियों पर वो डर क्यों नहीं है? इसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो उनका डर पुलिस अधिकारियों पर नहीं है या फिर पुलिस अधिकारियों को उनको खुली छूट है। और दूसरी बात ये है कि जो पुलिस अधिकारी इस तरीके की घटना थाने में ही करता है एक बच्ची के साथ, ये साफ ये दिखाता है कि भैया डर नहीं है, जिस तरीके से करना है, जो करना है वो करो। अगर डर होता, जिसका बार बार जिक्र होता रहा, वो डर होता तो शायद ये घटना नहीं होती। देखिए, डर की बात तो ये समझ लीजिए कि सारे गुंडे बदमाश तख्ती लगा करके अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। ठीक, जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है और कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। यही एक राजधर्म है और इस तरह की छुटपुट घटनाओं को जितना कम से कम किया जा सकता है उसको करने की कोशिश की जा रही है। और किसी को किसी तरह कोई संरक्षण की बात बिल्कुल नहीं है, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अफसर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, सबके लिए कानून बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो उन्होंने बात की हमारे समाजवादी प्रवक्ता के, आप ये समझिए कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी हमारी, वो 8वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, आज दूसरे नंबर पे आ चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम 14वें नंबर से दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। यूपी का बजट 2016 में 3.2 लाख करोड़ का था, जो आज बढ़कर 5 लाख करोड़ का हो गया है। यूपी का कुल निवेश 25,000 करोड़ से बढ़कर के 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर, एक सुशासन का दर्पण है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सुरक्षा हो,
चाहे जी। कुछ भी हो, उसके लिए आगे बढ़ रहा है। मनोज जी, आपकी देखिए, प्रतिक्रिया कुछ अगर कहें। उत्तर प्रदेश की विवश घटनाएं, त्रिपाठी जी को बेहतर पता होगा, जैसे चुनाव परिणाम आने के बाद इलाहाबाद में 5 यादवों की हत्याएं होती हैं, 5 ब्राह्मणों की हत्याएं, एक घर के लोगों की। छुटपुट घटनाएं जो 1-2 मर्डर हुए, उनकी गिनती नहीं है। एक चंदौली में एक गैंगस्टर के यहाँ कहती है पुलिस उत्तर प्रदेश की कि हम छापा मारने गए थे, उसकी बेटी की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी जाती है, बदतमीजी की जाती है। आज चित्रकूट की घटना सामने आई है, 13 साल की बच्ची, इनके एसएचओ के द्वारा उसका रेप किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पहुंच चुके हैं। सरकार बड़ी से बड़ी घटनाओं को इतना बौना साबित करके बता रही है, और बड़ा क्या बता रही है, लाउड स्पीकर उतरवा दिए, हमने ये करवा दिया। जहां इंसान की जान चली जा रही है, इनके लिए इंसान की जान मच्छर के बराबर है। और लाउड स्पीकर जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है अरुण जी, उसके अचीवमेंट को दुनिया में और देश में ढिंढोरा पीट के बताया जा रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का 2005 का निर्णय था कि लाउड स्पीकर का जो उसका फ्रीक्वेंसी होगी, इतनी फ्रीक्वेंसी पे बजेगी जी। और उस पर सभी सरकारों ने काम किया, कोई इकलौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम नहीं किया है। तो ये जो एक नरेशन बनाने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में कि हम देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, अरे दंगाई कौन था? ये पूरे उत्तर भारत में और पूरे देश में रामनवमी के नाम पे जो दंगा कराया गया, किसने किया? आरएसएस वालों ने किया, बीजेपी के लोगों ने किया, समाजवादी पार्टी के लोग तो नहीं कर रहे थे। इस पर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, कौशल जी। ये नहीं, पहले तो ये मैं आरोप जो ये लगा रहे हैं, इसका क्या सबूत है? अगर इसका सबूत है, जाके एफआईआर करें, सुप्रीम कोर्ट में केस करें। यहाँ आकर के केवल गाल बजाने से कुछ नहीं होता है। आपके पास क्या सबूत है? आप एक मिनट सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं किसी भी आपराधिक घटना को, देखिए ये तरीका नहीं है। एक बार वो उनको बात, मनोज जी एक बार उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। एक बार वो जवाब दे रहे हैं। आपने जो बात कही कि भाई ये लोग कौन दंगा कराने वाले लोग थे, जिनका नाम आप ले रहे हैं, उसका वो जवाब दे रहे हैं कौशल जी। फिर मैं प्रभात जी के पास आप ये बताइए, अगर आपके पास इसका पुख्ता सबूत है तो आप यहाँ भाषण क्यों दे रहे हैं? जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कीजिए और चीजों को कानूनी तौर पर डील करिए। लेकिन नहीं, झूठ बोलना। आप ये बताइए, करौली में दंगा किसने कराया? राजस्थान में भी दंगा जयपुर में हुआ, किसने कराया? जिस तरीके से आप देखिए, हर जगह पर जहां पर देखिए, वहां पर जब भी रामनवमी का जुलूस हो, पूजा हो, उस पे पत्थर कौन चला रहा है? एक ही पैटर्न है, एक ही तरह से किया जा रहा है। ये कौन करा रहा है? और यहाँ को छोड़ दीजिए, विदेशों में भी यही पैटर्न है, वहां पे भी आरएसएस बीजेपी है क्या? तो ये जो बातें बनाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं किसी भी आपराधिक घटना को बौना नहीं साबित करना चाहता, लेकिन एक तरफ एक छोटी घटना, एक किसी की हत्या होती है, दूसरी तरफ एक पूरे प्रदेश में दंगा होने से रोका जाता है। वो क्या है? आप देखिए, जिस तरीके से करौली में हुआ, जिस तरीके से जयपुर में हुआ, जितना कम्युनल वायलेंस होने की कोशिश की गई, कौशल जी, उसको खत्म किया गया। आपकी बात सही है कि अगर कोई बड़ा घटनाक्रम होने से रोका गया तो वो जो है वो ज्यादा उसको देखा जाना चाहिए कि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम। लेकिन ये इसको आप छोटा या इसको एक्सीडेंटल नहीं कह सकते कि एक 13 साल की बच्ची जो अपने साथ गैंगरेप की घटना की शिकायत लेकर जाती है, थानेदार उसी के साथ ही बलात्कार कर दे या घटना ऐसी कर दे, तो ये सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली है। कोई भी आपराधिक घटना बराबर है, हर आपराधिक घटना उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी को बौना साबित करने का कोई इरादा नहीं। ठीक है मनोज जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं प्रभात जी के पास जाऊंगा। और दंगे को रोकना, सामाजिक व्यवस्था को बना के रखना, चीजों को कम्युनल टेंशन से हटाना, ये योगी सरकार का अचीवमेंट है। और इसकी बात हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। ठीक है मनोज जी आप बोले, फिर प्रभात जी के पास में जा रहा हूँ। देखिए, अच्छा सब अच्छा योगी सरकार का, जो बुरा है वो विपक्ष का। ये नरेशन पहली बार आपने सुना होगा। खैर, अब ये तो उल्टी गंगा भी बहना शुरू हो गई है। ये सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, सत्ता को रेड कॉर्पेट बिछा के उसके लिए स्वागत दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या सवाल किया, क्या जवाब किया, किससे सवाल किया? सरकारों से सवाल था या विपक्ष से सवाल था? जिस तरीके से देश और प्रदेश के हालात है, इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से चीजों का हो नहीं रहा, बलिया में अगर कोई पत्रकार एक्सपोज करता है कि सरकार के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, तो जेल कौन जाता है? पत्रकार जाते हैं एक्सपोज करने पे। कौन गया जेल? क्या वो अधिकारी जेल गए?
जो गैंग चला रहे थे नकल माफिया, क्या वो जेल गए? नहीं गए। जाता है पत्रकार जी। क्या गजब की गंगा है भाई। ऐसी गंगा पूरे देश में बहा दो। जो दोषी है उसको आप रेड कार्पेट बिछा दो, उसके लिए भ्रष्टाचार के रास्ते बना दो, और जो एक्सपोज कर रहा है चीजें उससे पूछो तुम ये पेपर लाए कहां से, तुम ये पेपर लाए क्यों? अरे अखबार खबर नसीब जो होते हैं वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से तो लाएंगे। आपके योगी आदित्यनाथ के मीडिया प्रभारी तो देने जाएंगे नहीं उनको कि देखिए ये प्रिंट आउट हुआ है। इस तरह की चीजें जो सरकार करती हो, वो सरकार कभी भी देश का प्रदेश का भला नहीं कर सकती। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे ये फेल है, महंगाई के मुद्दे पे फेल है, बेरोजगारी के मुद्दे पे फेल है। 100 दिन मांगे हैं अधिकारियों के साथ, बताइए 100 दिन का इम्प्लीमेंटेशन क्या है? 30 दिन से ज्यादा का समय अरुण जी बीत चुका है। मैं घटना बता के अपनी बात खत्म करूंगा। जल्दी फिर मैं प्रभात जी के पास जाऊं। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की घटना है। एक थाना इंचार्ज है, एक मेरे जानने वाले हैं, वो रेलवे में काम कर रहे हैं, दोहरीकरण हो रहा है रोड का, तो वो मिट्टी खुदी हुई पड़ी थी और वो मिट्टी खुद के रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए लगनी थी। रात को ठेकेदार ने लगा दिया और वो मिट्टी वहां शिफ्टिंग हो रही थी। थाना अध्यक्ष जी को कुछ पैसा मिला था और कुछ नहीं मिला था। ये मैं बिल्कुल वास्तविक घटना बता रहा हूँ। थाना अध्यक्ष जी का जो बाकी था, वो बाकी पैसे के लिए उन्होंने उस पूरे स्टाफ को, गाड़ी को, शिफ्टिंग वाली जो जितनी भी उसमें व्हीकल थे, सब उठा के थाने में बंद करके बैठा के रख दिया। कह रहे हम आपको काम नहीं करने देंगे। आप सोचो, इस तरह काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई एक जगह की घटना मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जगह और उस व्यक्ति को नहीं बता सकता, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस तरीके की चीजें प्रदेश भर में भ्रष्टाचार से, अपराध से, बलात्कार से, हर तरीके से हो रही है और सरकार अपने गाल बजा रही है। प्रभात जी, जो अभी आप क्योंकि चर्चा पूरी सुनी रहे थे, तो हम इसके बीच किस तरीके से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? और क्या जैसा अभी कौशल मिश्रा भी कह रहे थे कि भाई एक आध कोई घटना एक्सीडेंटल अगर हो गई है तो हम उसको आधार बनाकर पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन घटना तो घटना है, अगर एक भी हो रही है तो सवाल तो उठना बनता ही। फिर भी उसके बावजूद भी प्रभात त्रिपाठी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए अरुण जी, जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पे खाकी पे जो दाग लग रहा है लगातार, और खाकी जो निरंकुश होती जा रही है। देखिए खाकी पे जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही विभत्स और दर्दनाक है। मैं तो कहता हूँ योगी जी के बुलडोजर का अगर माफियाओं पे अगर जो है डर और भय है, तो योगी जी के बुलडोजर का डर इन खाकी वालों के ऊपर भी होना चाहिए। एक दो घटनाएं, ये घटनाएं सरकार की छवि को खराब करती है और योगी के जो एक बने बनाए जो काम है उसको बिगाड़ती है। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं अभी, ये ऐसा नहीं कि पूरी पुलिस विभाग पूरा खराब है। मैं ये कहता हूँ कि खाकी के सारे लोग अच्छे हैं। अगर खाकी ना हो तो कानून व्यवस्था और हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह भी नहीं सकते 24 करोड़ के प्रदेश में। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, जीरो टॉलरेंस की बात अगर मुख्यमंत्री करते हैं, तो मैं बताता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश के गोमती नगर इलाके में इतने आईएएस, भ्रष्ट आईएएस हैं। आप बड़ों को बेनकाब कीजिए, वहां पे बुलडोजर चलाइए, करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति वो दबाए बैठे हुए हैं। और हर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप गोमती नगर चले आइए, करोड़ों के मकान है उनके, कहां से आई उनके पास संपत्ति? एक बाबू को जेल भेज देना ठीक है, लेकिन ऊपर से जब आप कार्रवाई करेंगे तो एक संदेश बड़ा जाएगा और वो बड़ा संदेश प्रदेश में लगेगा कि कोई ये सरकार जो है बिना भेदभाव के काम कर रही है। रही बात योगी जी की, तो योगी जी एक ईमानदार, योगी जी एक कर्मठ और एक मेहनती मुख्यमंत्री है। वो अभी इस समय पतंजलि योग पौड़ी में अभी एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कल वो लखनऊ वापस आएंगे, अपने परिवार के बीच रहे। और सबसे बड़ी एक चीज और कहूंगा, आज भी उसकी बहन और माँ, बहन एक चाय का होटल चलाती है, माँ जो है वो 4 भाई आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो पहले थे। तो योगी जी ने जो एक मिसाल पैदा की है, वो मोदी की तरह पेश की है। मोदी वैसे के भी जो एक प्रभात जी, मैं आप जो बात अभी कह रहे हैं, हालांकि ये बहुत चर्चाओं का विषय रहता है कि अगर कोई राजनेता और उसका परिवार उसके बावजूद भी वैसी स्थिति में रहे जैसे वो पहले थे, तो ये एक अच्छी बात होती है कि उसने अपने परिवार का कोई वो नहीं। लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंट वो है सोच रहा, मैं ये सोचता हूँ और सवाल मेरे दिमाग में यहाँ आता है कि ठीक है, योगी जी अतिरिक्त कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार होने नहीं दे रहे हैं, कोई लीकेज नहीं हो रहे हैं, लेकिन तनख्वाह उनकी अच्छी खासी है, अपने घर की मदद तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ा तो सुधार हो
इतना भी नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति अगर 30-40-50 हज़ार कोई कमा रहा है, वो अपने घर में अगर आधी तनख्वाह भी भेज दे तो कम से कम उस घर में जो है अच्छा खाना रहना या उनको कम से कम चाय बनाने का ढाबा चलाने की जरूरत ना पड़े, इतना तो हो ही सकता है। अरुण जी जो ये आपने सवाल रखा है, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और उनको देना भी चाहिए, भेजना भी चाहिए परिवार के नहीं, लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भेजें, लेकिन मेरा बस ये इसके ये जो सवाल उठता है, ये जो बात कही जाती है हमेशा कि भाई उनके देखिए वो इतने दूसरे बार मुख्यमंत्री बन गए, इतने बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके घर की स्थिति देखें तो कितने ग्राउंड से जुड़े हैं। लेकिन ये भी ग्राउंड से जुड़ना नहीं है, ये भी भारत में एक संस्कार है कि कोई बच्चा अगर अपने घर से बाहर कमाने गया है तो अपने घर का भी उद्धार साथ साथ वो करे, ये भी एक अच्छी और संस्कारी बात होती है। अरुण जी मैं आपको कहूँ, जहां तक मुझे जानकारी है निश्चित तौर पर कुछ पैसा वहां जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाता है, नहीं जाता होगा अगर लेकिन फिर देखिए एक सबसे बड़ी चीज, देखिए ये सवाल इस बात का है कि जब उन्होंने गुरुदक्षिणा और संत बने थे तो उन्होंने जिस तरीके से अपना वहां से माया मोह वहां से बिल्कुल खत्म सही कर बात दिया था अपने पिता के उसमें। देखिए कुछ चीजें, कुछ परसेप्शन होते हैं जो परसेप्शन स्थापित किए जाते हैं, वो योगी ने किए हैं। देखिए इसमें मैं योगी की ये नहीं कि नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा था, एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी रख रहा था कि इस तरीके से भी क्या इसे सोचा जा सकता है। खैर चर्चा आगे सर, आगे समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया प्रभात जी आपका भी, मनोज और कौशल जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े और अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा। तो ये अब देखने वाली बात है कि योगी क्योंकि मोदी की राह पर अब चल रहे हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने माँ और परिजनों से वो मिले, वहां पर रुके भी 24 घंटे के लिए, और ये कहा जा रहा है कि वो मोदी के राह पर है। तो क्या ये परसेप्शन कि अब योगी जी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे आने वाले कुछ सालों के बाद, ये एक बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा भी होने लगी है। ला दीजिए इजाजत, नमस्कार।